Welcome to WeLearn Virtual Learning Network. This is session number 4, Structure of Indian Economy. The topics which we will cover in this session are Introduction of the Economy, Trends in National Income, Economic Growth, Economic Development, Growth in Labor Force, Economic System, Pattern of Ownership and Organization. So coming towards the first topic, that is Introduction of Economy. The term economy refers to the production unit and economic activities of those who are engaged in these production unit. Economy प्रोडक्शन यूनिट से कंसर्न करती है, उसको रेफर करती है जिससे कि हमें मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलें. द इंडियन इकोनॉमी देयरफॉर रेफर्स टू द फार्म, फैक्ट्रीज, shop, offices, government departments, school, colleges, service centers, charitable institutes, and for that matter, every individual and institution engaged in production of goods and services. Indian economy कहाँ किसको रेफर करती है? हमारी फार्म्स, फैक्ट्रीज, शॉप, ऑफिसेज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्कूल, कॉलेजेस और हमारे सर्विस सेंटर या चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स जहां हम चैरिटी के थ्रू जिन्हें रन करते हैं उन्हें रेफर करती है. दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द प्रोडक्शन यूनिट इज बिग और स्मॉल. हमारी प्रोडक्शन यूनिट कितनी छोटी है, कितनी बड़ी है, ये उस पर डिपेंडेंट नहीं हुए, या वो प्राइवेट ओन्ड है या गवर्नमेंट ओन्ड है, ये उस पर भी डिपेंड नहीं करती है. हमारी इकोनॉमिक फैक्टर क्या होता है जिससे हमें मॉनेटरी बेनिफिट. नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेंड्स इन नेशनल इनकम. नेशनल इनकम क्या मतलब होता है? दिस मीन्स रेन्यूमरेशन accruing to the owners of resources in the form of wage, salary, rent, interest and profit. Next is meaning of real national income. Real national income क्या होती है? We use income to buy goods and services. Income क्या है? पैसे. हमें किसी चीज़ के लिए हमें पैसे दिए जाते हैं, हम कोई काम करते हैं उसके बदले में हमें पैसे दिए जाते हैं और उन पैसों को हम किस लिए यूज़ करते हैं? कोई सामान लेने के लिए या कोई सर्विस अवेल करने के लिए हम उन पैसों का यूज़ करते हैं. Money income represents command over goods and services. If a person income is rupees 50,000 per year, अगर हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं जिसमें किसी एक इंसान की वैल्यू इनकम जो है वो है 50,000 रुपये पर ईयर. सपोज गुड एक्स इज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी. Also suppose that the price of the good is ₹50 per unit और वो इंसान कोई सामान खरीदने जाता है जिसकी कीमत है 50 रुपये प्रति यूनिट, और हम अब ये फाइंड आउट करेंगे कि वो अपनी एनुअल इनकम से कितना सामान खरीद पाएगा. उसकी एनुअल इनकम है 50,000 रुपये और वो जो चीज़ खरीदने जाता है उसकी कीमत है 50 रुपये, तो वो 50,000 रुपये में सिर्फ 1000 चीज़ें खरीद सकता है. तो 50,000 हमारी मनी इनकम है, लेकिन 1000 रुपये जो है वो हमारी रियल इनकम है. नेक्स्ट इज ट्रेंड्स इन रियल नेशनल इनकम. हमारी रियल नेशनल इनकम क्या होती है? The constant prices are given in the table. जैसे आप टेबल में देख रहे हैं, आपको constant prices दिए हैं. ये आपको NICUP जो कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट कांस्टेंट प्राइस और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट करंट प्राइस की वैल्यूज देता है. हम एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले 1950 और 1951. इस पर्टिकुलर साल का हम
एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें हमारी टोटल एनुअल ग्रोथ क्या थी? 0। हमारी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट करंट प्राइस क्या था? 0। और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट कांस्टेंट प्राइस हमारी एनुअल ग्रोथ क्या थी? 0। लेकिन हम फर्दर मूव करते हैं ईयर 1973 और 1974 में, तो उसमें हमारी एनुअल ग्रोथ रेट एट करंट प्राइस क्या हुई? 23.2%, जबकि एनुअल ग्रोथ रेट हमारी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट कांस्टेंट प्राइस पे क्या हुई? 4.9%। और फर्दर अगर हम मूव करते हैं 1991 से 1992 में, तो हमारी करंट प्राइस पे एनुअल ग्रोथ कितनी हुई? 14.7%, और कांस्टेंट प्राइस पे हमारी एनुअल ग्रोथ हुई -0.1%। It also means that there is no increase in overall physical output of the country. हमारी physical output में क्यों कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है? क्योंकि इनिशियली जब हमने ईयर 1950 और 51 को कंसिडर किया था तो उसमें ग्रोथ हमारी 0 थी, और जब हम 1991 और 92 को कंसिडर कर रहे हैं तो उसमें ग्रोथ हमारी -0.1% है, तो ग्रोथ हमारी नेग्लिजिबल है। एनुअल ग्रोथ हमारी कांस्टेंट प्राइस पे नेग्लिजिबल है, लेकिन करंट प्राइस में जो चेंजेस आ रहे हैं उनके थ्रू हमारी एनुअल ग्रोथ कितनी है? 14.7%। नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक ग्रोथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स राइज इन फुल एम्प्लॉयमेंट, रियल आउटपुट और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। फुल एम्प्लॉयमेंट एट रियल आउटपुट, इसका मतलब है कि हम जो एफर्ट्स करते हैं हमें उसकी फीडबैक इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड हमें वो मिलनी चाहिए। इट इज़ द मेजर ऑफ द नेशंस कैपेसिटी टू प्रोड्यूस। ये इकोनॉमिक ग्रोथ क्या शो करती है? नेशन की कैपेसिटी, हमारी पूरी कंट्री की कैपेसिटी कि हम कितना ग्रोथ डिजर्व करते हैं या हम कितने फेज पे हैं, कौन से फेज पे हैं, ग्रोथ की कौन सी फेज पे हैं हम। इकोनॉमिक ग्रोथ इज एसोसिएटेड विद द रेट ऑफ चेंज इन नेशनल इनकम। इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी नेशनल इनकम की चेंज के बारे में बताती है। द एनुअल इंक्रीज ऑफ 4.9% इन NICOP ड्यूरिंग द ईयर 1917, 73 and 74 means 4.9% increase in physical production of goods and services, जो कि हमने देखा कांस्टेंट प्राइस पे ईयर 1973 और 74 में हमारी परसेंटेज फिजिकल प्रोडक्शन ग्रोथ कितनी थी? 4.9%। हमारी फिजिकल प्रोडक्शन क्या है? या हम कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, कोई हम मार्केट में कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं, या हम कोई सर्विसेज अवेल करा रहे हैं, जैसे एजुकेशन फैसिलिटीज़, जैसे हम किसी और तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करें, उन्हें हम कहते हैं फिजिकल प्रोडक्शन। नेक्स्ट इज ट्रेंड्स इन द रेट ऑफ ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज। The quality of resources is reflected in factors like the technology used, किस तरह की हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, scale of production, degree of specialization, skilled labor, social cultural institutions, etc. Degree of specialization means हम किस फील्ड में काम कर रहे हैं, skilled labor जो हम वर्कर्स अपॉइंट कर रहे हैं या जो एम्प्लॉयमेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितने एजुकेटेड हैं, social cultural institutions, etc. On the other hand, the consequences of economic growth are reflected in positive changes in standard of living, quality of life, distribution of income, quality of resources, pace of industrialization, institution, attitudes, values and so on. आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ और किससे समझ में आती है? चेंजेस, जो हमारी लिविंग स्टैंडर्ड में चेंजेस आ रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल में जो चेंजेस आ रहे हैं, हमारी इनकम ग्रोथ में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो हम रिसोर्सेज, जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी में चेंजेस आ रहे हैं, ये सब हमारी
इकोनॉमिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती हैं। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? जो हम चेंजेस ला रहे हैं, किस तरह से पहले कोई काम होता था और वही काम आज के टाइम में कैसे हो रहा है, कितना कॉस्ट बेनिफिट है, कितना बेनिफिशियल है हमारी सोसाइटी को, वो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट शो करता है। इसके अंडर जो हमारे फैक्टर्स आते हैं वो हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? ग्रोथ विद चेंज। हम किसी भी चेंज को कैसे एक्सेप्ट करते हैं और उस चेंज को एक्सेप्ट करने के बाद हमारी ग्रोथ कैसी रहती है। नेक्स्ट इज गोल ऑफ डेवलपमेंट। हम फर्दर कुछ भी डेवलप कर रहे हैं, कुछ टेक्नोलॉजीज को अडाप्ट कर रहे हैं या किसी चेंज को अडाप्ट कर रहे हैं, उस चेंज के साथ हमारा नया टारगेट, हमारा नया ऑब्जेक्टिव क्या है। नेक्स्ट इज ट्रेंड्स इन पर कैपिटा रियल इनकम। हमारी पर कैपिटा रियल इनकम क्या होती है? किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जो भी इनकम है, जो वो उसकी सैलरी है, जो उसकी वेज है, जो उसकी इन हैंड जो उसके पास कैश अमाउंट है, उसको पर कैपिटा रियल इनकम कहते हैं। तो वो किस तरह से चेंज हो रही है? पहले कम थी, अब ज़्यादा है, या पहले ज़्यादा थी, अब कम है, लेकिन ग्रोइंग या डेवलपिंग स्टेज पे हमारी सैलरी में हमेशा या हमारी पर कैपिटा रियल इनकम में हमेशा एक ग्रोथ या इंक्रीजिंग कर्व ही होता है। नेक्स्ट इज ट्रेंड्स इन पॉवर्टी। Economic development does not mean the only development in the salary, but it also means the growth or the removal of poverty, reducing inequalities, raising standard of living, raising productivity, and many other qualitative or quantitative achievements which remove the poverty line. पॉवर्टी लाइन क्या होती है? जो लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, जिनके पास खाने के लिए अपना पूरे दिन का, अपनी दिनचर्या पूरी करने के लिए भी सफिशिएंट अमाउंट नहीं होता है, उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपना एक टाइम का खाना भी प्रॉपरली खा सकें, वो लोग गरीबी रेखा से नीचे होते हैं। ट्रेंड्स इन इनइक्वालिटीज इन इनकम। इसके अंडर हमारा आता है कि हमारी इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है। मीन्स हम जो काम करते हैं हमें उसका मेहनताना नहीं मिलता है, हम जो काम करेंगे उसके बराबर का या जो हम काम करते हैं उसकी हमें एप्रोप्रिएट अमाउंट में सैलरी नहीं मिलती है। तो ये इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। ये इनइक्वालिटी नहीं होगी तो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है। नेक्स्ट इज ग्रोथ इन लेबर फोर्स। लेबर फोर्स क्या होती है? लेबर क्या है? जो काम करते हैं या ह्यूमन रिसोर्स जो आपको काम करके दे रही है। लेबर फोर्स और ह्यूमन रिसोर्सेज प्ले टू फोल्ड रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इट इज़ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड नंबर 2 these are consumers. It contributes both to the demand and supply aspect of production. The quantity of labor force depends on demographic composition. आपकी लेबर फोर्स की डिमांड किस पे डिपेंड करती है? डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन पे। आपको मार्केट में आपके कंज्यूमर्स को कितना प्रोडक्ट चाहिए वो डिपेंड करता है लेबर आपको कितनी आउटपुट देगी। Its quality depends on health, nutrition, literacy, education, and experience. Changes in two aspects of labor force indicate economic development in the country. More women participation in work, occupational structure, that is agriculture versus non-agriculture. Next are the economic system, pattern of ownership and organization. India, as we know, has a mixed economy. Mixed economy का मतलब क्या होता है? जहाँ हमारी प्रोडक्टिविटी या हमारी यूनिट्स, इंडस्ट्रीज प्राइवेट इंडिविजुअल
रन करते हैं या गवर्नमेंट रन करती है, मीन्स उनकी ओनरशिप या किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के पास होती है या डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास होती है। सो ओनरशिप पैटर्न्स क्या होते हैं? इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी देयर आर 3 ownership patterns. Production units are owned by private individuals, governments or jointly by both. So पहला है private sector, next is government or public sector, and last is jointly, which is run by both private as well as government. Coming towards the public, production units owned by government are called public sector units. These are broadly of 3 types. Number 1, general services. General services include services like collection of taxes, administrative services like police, defense, law and justice, etc. External affairs. Social and community services like education, health, housing, transport, etc. Number 2, departmental commercial undertaking, that is DCU. These includes railway, Delhi milk scheme, post and telegraphs. The third one is non-departmental commercial undertakings. These includes all nationalized banks, life insurance corporation, that is LIC, ONGC, Oil and Natural Gas Commission, Food Corporation of India. Next is the private sector. All production units, both domestic and foreign, owned and managed by private individuals, fall in this category. Private sector is prominent in manufacturing, construction, trade, hotels, restaurant, real estate, etc. It also plays a major role in transport other than railways. Next is the joint sector. If there is a partnership between government and private sector, there are differences of opinion when it comes to determine a criteria about minimum partnership in a unit to call it a joint sector. Including the 3 ownership patterns, there exists a cooperative sector. The cooperative sector is nearly 100 years old in India. Cooperative societies were started in India with the purpose of providing cheaper credit to the rural people and save them from the clusters of the professional money lenders. In the beginning, cooperative societies were confined to the rural areas, that too only in the field of credit. Readily, the movement extended to the marketing and the processing activities, now reached the urban areas, particularly in the field of housing and retail selling. There are housing cooperatives and consumer cooperatives in most big cities. So now coming towards the questions based on this session, these are: write a note on goals of development of a country. Number 2, what are the 2 aspects of change in labor force which indicate economic development? What is joint sector? What is the possible parties involved in this sector? So that's all for this session. Thank you. Happy learning and be learning.